हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है पूर्वी, इसके चैप्टर नंबर 13 फेदर्ड फ्रेंड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। रीडिंग वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 209 पे दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यहाँ पर हमें ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द नरेटर थिंक स्वेन हैड स्नीक्ड अ बर्ड अबोर्ड। यानी कि जो ये स्वेन था, जो कि जैसा कि स्टोरी में भी हमने पढ़ा था कि जो स्वेन था वो अपने साथ जो ये स्पेस स्टेशन उसमें एक बर्ड को ले गया था। तो नरेटर के हिसाब से उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों बर्ड को अपने साथ ले गया था, ये हमें बताना है। दूसरा, वट वॉज स्वेन्स साइंटिफिक रीज़न, जबकि स्वेन का साइंटिफिक रीज़न क्या था, स्वेन क्या रीज़न देता है कि वो क्यों इस बर्ड को अपने साथ स्पेस स्टेशन में ले गया था। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि नरेटर को क्या लगता है कि स्वेन अपने साथ चुपके से बर्ड को क्यों ले गया था, और दूसरा स्वेन का साइंटिफिक रीज़न क्या था इसके पीछे। तो इसका आंसर देखते हैं। द नरेटर थॉट स्वेन स्नीक्ड क्लैरीबेल अबोर्ड ड्यू टू हिज क्यूरियोसिटी और पर्सनल अटैचमेंट एज पेट्स वर नॉट एक्सप्लिसिटली अलाउड। यानी कि नरेटर को ये लगता है, वो ये सोचता है कि जो ये स्वेन था वो चुपके से, स्नीक मतलब चुपके से क्लैरीबेल को, वो जो पक्षी था ना उसका नाम बताया गया स्टोरी में क्लैरीबेल, कि वो उस क्लैरीबेल को चुपके से अपने साथ ले गया था स्पेस स्टेशन में क्रियोसिटी की वजह से, उत्सुकता की वजह से। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, पर्सनल अटैचमेंट की वजह से, कि वो उसे पसंद करता था तो उसके साथ एक पर्सनल अटैचमेंट था, इसलिए वो चुपके से उसको ले गया। एज पेट्स वर नॉट एक्सप्लिसिटली अलाउड, लेकिन जबकि पेट्स जो थे वो स्पेस स्टेशन में अलाउड नहीं थे। तो नरेटर को तो यही 2 रीज़न समझ में आते हैं कि अलाउ तो है नहीं वहाँ पर स्पेस स्टेशन में पेट्स, तो या तो ये क्रियोसिटी की वजह से ले गया या फिर पर्सनल अटैचमेंट की वजह से ले गया। जबकि स्वेन क्यों ले गया था और स्वेन का इसके बारे में क्या रीज़न था वो देखते हैं। स्वेन्स साइंटिफिक रीज़न वॉज टू ऑब्जर्व हाउ अ बर्ड वुड फंक्शन इन अ जीरो ग्रेविटी। जबकि स्वेन का जो रीज़न था कि अगर वो ये कहता है कि मैं क्यों इस पक्षी को अपने साथ ले गया स्पेस स्टेशन में, तो उसका साइंटिफिक रीज़न ये था कि वो ये जानना चाहता था, वो ये ऑब्जर्व करना चाहता था कि जो ये बर्ड होते हैं ये ज़ीरो ग्रेविटी में किस तरीके से काम करते हैं। ये जानने के लिए स्वेन अपने साथ उस पक्षी को स्पेस स्टेशन में ले गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, हाउ डिड क्लैरीबेल एडजस्ट टू द न्यू सराउंडिंग्स। यानी कि जो पक्षी था, जो पक्षी कौन सा बताया गया स्टोरी में, कैनरी, और उस पक्षी का नाम है क्लैरीबेल। ये आपने याद रखना है, अगर आपने रीडिंग वीडियो देखी होगी तो आपको ये याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अब ये है कि जो ये क्लैरीबेल थी, ये जो कैनरी बर्ड थी जिसका नाम था क्लैरीबेल, ये जब ऊपर ले जाई गई, यानी इसको जब स्पेस स्टेशन में ले गया स्वेन, तो इसने खुद को कैसे एडजस्ट किया उस न्यू सराउंडिंग में, उस नई जगह पे, क्योंकि वहाँ पर तो ग्रेविटी थी ही नहीं। तो इसका आंसर देखिए, क्लैरीबेल एडेप्टेड वेल, उसने अपने आप को अच्छे से ढाल लिया नए हालात के अनुसार। परफॉर्मिंग ग्रेसफुल बैकवर्ड लूप्स विद मिनिमल विंग एफर्ट, ये हमने स्टोरी की रीडिंग वीडियो में भी देखा था। वो मतलब पीछे की तरफ बड़े ही मतलब एक यूनिक तरीके से घूमती है, नीचे की तरफ झुकती है, और कोई ज़्यादा विंग एफर्ट भी नहीं लगाती, पंखों को भी ज़्यादा फड़फड़ाती नहीं है। और ये भी हमने स्टोरी में रीड किया था कि बहुत ज़्यादा पंखों को बिना उसके एफर्ट के भी वो आराम से उड़ पाती है, हल्के हल्के पंख हिलाकर भी, और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने बैकवर्ड रूप लेती है, पीछे की तरफ मुड़ती है, झुकती है। शोइंग हाउ शी हैज़ मास्टर्ड मूवमेंट इन ज़ीरो ग्रेविटी, और ये सब करके वो ये दिखाती है कि कैसे ज़ीरो ग्रेविटी में भी उसने इन सब चीज़ों में महारत हासिल कर ली है। यानी उसने अच्छे से सीख लिया था कि ज़ीरो ग्रेविटी में कैसे रहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड द नरेटर मिस्टेक द म्यूजिकल विसल फॉर अ साउंड फ्रॉम द इंटरकॉम। ये जैसे कि हमने स्टोरी की रीडिंग वीडियो में देखा था कि जो राइटर है, जो नरेटर है, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, वो म्यूजिकल विसल होती है, जो कि ये जो कैनरी बर्ड थी जिसका नाम था क्लैरीबेल, इसकी आवाज़ होती है। लेकिन नरेटर को ऐसा लगता है जैसे इंटरकॉम पे कोई बीप आ रही है। इंटरकॉम क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह भी की जाती है। ठीक है, तो उसको लगता है कि ये इंटरकॉम पे कोई आवाज़ आ रही है, जबकि वो आवाज़ किसकी थी, वो म्यूजिकल विसल थी उस बर्ड की। तो उसको ऐसी गलती क्यों लगी, नरेटर को ऐसा क्यों लगा कि ये इंटरकॉम की आवाज़ है। तो इसका आंसर देखते हैं। द विसल्स म्यूजिकल क्वालिटी एंड सडननेस मिमिक्ड एन इंटरकॉम अनाउंसमेंट।
यानी कि वो जो विसल म्यूजिकल क्वालिटी थी, बर्ड की जो आवाज़ थी, उसकी जो क्वालिटी थी और उसकी जो सडननेस है, यानी अचानक से वो आवाज़ आ गई और उसकी क्वालिटी भी ऐसी थी जैसे कि इंटरकॉम की अनाउंसमेंट हो। वही यहाँ लिखा है, द विसल्स म्यूजिकल क्वालिटी एंड सडननेस। एक तो उसकी म्यूजिकल क्वालिटी ऐसी थी और एकदम अचानक से सुनाई दी। मिमिक्ड एन इंटरकॉम अनाउंसमेंट, जिससे सुनने में ऐसा लगा जैसे कोई इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट हो रही हो। causing the narrator to initially assume it came from the station's communication system। इसी वजह से नरेटर को पहले तो ये लगा कि ये जो है ना, ये जो स्पेस स्टेशन का जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये उसी से आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी थी और वो अचानक से सुनाई दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, डू यू थिंक द प्रेजेंस ऑफ द कैनरी वुड रीड द स्पेसर्स इनटू ट्रबल, इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट। यानी आपको क्या लगता है कि जो कैनरी की प्रेजेंस है वहाँ पर स्पेस स्टेशन में, इसकी वजह से जो स्पेसर्स है, वो जो एस्ट्रोनॉट्स है जो कि इस स्पेस स्टेशन में है, क्या इस कैनरी बर्ड की प्रेजेंस की वजह से उन स्पेसर्स को किसी तरह की कोई परेशानी आएगी? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था ना कि बिल्कुल जो जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें हर चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो ये इनिशियल जो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया। जबकि हमने जब चैप्टर को आगे रीड किया था तो हमने ये सब हमें इन चीज़ों के आंसर मिल गए थे कि उस कैनरी की वजह से, उस बर्ड की वजह से स्पेसर्स को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रबल नहीं हुआ था। अब क्योंकि ये स्टार्टिंग के हिसाब से पूछा गया कि क्या इसकी प्रेजेंस की वजह से कोई स्पेसर्स को कोई ट्रबल होगा या नहीं, तो वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए, नो, नहीं। द प्रेजेंस ऑफ द कैनरी वुड नॉट रीड द स्पेसर्स इनटू ट्रबल। यानी कि कैनरी की प्रेजेंस, कैनरी बर्ड की प्रेजेंस की वजह से जो स्पेसर्स है, जो ये अंतरिक्ष यात्री है, इनको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट अब हम आगे का बता रहे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इनफैक्ट द कैनरी हेल्प्ड देम अवॉइड डेंजर। जबकि सच तो ये है कि कैनरी ने तो डेंजर में, उनकी खतरे में उनकी मदद की थी, जो कि बाद में जब हमने चैप्टर रीड किया था तो उसमें पता चला था। क्लैरीबेल द कैनरी, यानी कैनरी बर्ड जिसका नाम क्लैरीबेल है, सेंस्ड द ड्रॉप इन ऑक्सीजन लेवल्स बिफोर ह्यूमंस डिड एंड फेंटेड। यानी कि हमने स्टोरी में भी देखा था ना कि जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हवा में उस स्पेस स्टेशन में, तो इन लोगों को तो, अंतरिक्ष यात्रियों को तो इतनी जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन ये जो पक्षी होती है कैनरी बर्ड, ये सेंसिटिव होती है, तो जैसे ही ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती है वो बेहोश हो जाती है। विच अलर्टेड द स्पेसर्स टू द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो ये अंतरिक्ष यात्री होते हैं ये उस प्रॉब्लम को लेकर अलर्ट हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से बेहोश हो गई है, और इसी वजह से बाद में उनकी जान भी बचती है। दिस अर्ली वार्निंग अलाउड देम टू टेक क्विक एक्शन, और ये जो अर्ली वार्निंग उनको मिल जाती है इसकी वजह से वो क्विक एक्शन भी ले पाते हैं, सेविंग देयर लाइफ्स, जिसकी वजह से उनकी जान भी बच पाती है। सो द कैनरी वॉज हेल्पफुल नॉट हार्मफुल। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कैनरी थी वो हेल्पफुल थी, हार्मफुल नहीं थी। अब इसके बाद हम देखेंगे लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 211 और 212 पे है। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम पार्ट्स 1 एंड 2 आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने आंसर्स को क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर भी कीजिए। पहली स्टेटमेंट, द अलार्म एट द स्पेस स्टेशन फेल टू वर्क प्रॉपरली बिकॉज दे वर नॉट कनेक्टेड। यानी कि स्पेस स्टेशन के जो अलार्म थे वो इसलिए काम नहीं कर पाए थे सही तरीके से क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं थे। तो इसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जब हमने इस चैप्टर को रीड किया था तो हमने देखा था कि जो मेन अलार्म था, जो प्राइमरी अलार्म था, वो इसलिए फेल हो गया था क्योंकि वहाँ पर कुछ वो अर्थ की शेडो की वजह से स्पेस स्टेशन पर कुछ इक्लिप्स जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो प्राइमरी अलार्म में तो मेल फंक्शन होने की वजह से वो काम नहीं कर पाया। जबकि जो सेकेंड अलार्म सर्किट था वो कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, तो प्राइमरी वाला तो कनेक्टेड था लेकिन वो किसी और रीज़न से काम नहीं कर पाया। सेकंड वाला जो सर्किट था, जो अलार्म सर्किट था, वो कनेक्टेड नहीं था। जबकि यहाँ कहा गया बिकॉज दे वर नॉट कनेक्टेड, यानी दोनों ही कनेक्टेड नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए हमने लिखा फॉल्स। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्लैरीबेल वॉज ब्रॉट टू द स्पेस स्टेशन फॉर एन ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल बिहेवियर इन स्पेस। यानी कि जो क्लैरीबेल था, वो जो कैनरी बर्ड थी जिसका नाम था क्लैरीबेल, उसको इसलिए स्पेस स्टेशन में लाया गया था कि स्पेस में एनिमल बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, वहाँ चेक किया जाएगा कि ये किस तरीके से स्पेस में ये जो एनिमल्स या बर्ड्स है ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्या इस तरह का कोई ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट करना था जिसकी वजह से क्लैरीबेल को वहाँ लाया गया था? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। और सही रीज़न क्या था?
मतलब क्यों लेकर गया था स्वेन उसको अपने साथ, क्योंकि ये उसकी पर्सनल क्यूरियोसिटी थी, उसकी खुद की उत्सुकता थी। वो ये जानना चाहता था कि ये यहाँ पर जो ये क्लैरी बेयर है, जो ये कैनरी बर्ड है, ये ज़ीरो ग्रेविटी में कैसे बिहेव करेगी। लेकिन ये कोई ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट नहीं था एनिमल बिहेवियर इन स्पेस पे, यानी कि स्पेस में एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है, इसके लिए कोई ये ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला था। ये वो अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी के लिए वहाँ पर उसको ले गया था। अब हम जरा थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। द कैनरीज सफरिंग हेल्प द क्रू डिस्कवर अ प्रॉब्लम विद द एयर प्योरीफायर। यानी जो कैनरी बर्ड था, इसकी जो सफरिंग थी, ये जैसे बेहोश हो गई थी कैनरी बर्ड, इसकी वजह से जो क्रू था, क्रू मतलब वो जो स्टाफ था, मतलब ये कह सकते हैं वो जो स्पेसर्स थे, जो ये अंतरिक्ष यात्री थे, कैनरी को जो प्रॉब्लम हुई, वो जो बेहोश हो गई, क्या इसकी वजह से इन स्पेसर्स को, इन अंतरिक्ष यात्रियों को किसी तरह की हेल्प मिली एयर प्योरीफायर में जो प्रॉब्लम थी उसको डिस्कवर करने के लिए? बिल्कुल मिली थी, क्योंकि जैसे ही ये इन बेहोश हुई थी तो उसके बाद इनको ये समझ में आ गया था कि एयर प्योरीफायर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कि ये जो अलार्म है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा उसको। लेकिन क्योंकि ये बर्ड बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये एयर प्योरीफायर में कोई दिक्कत हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हुई, जिसकी वजह से बेहोश हो गई। फिर उन्होंने उस टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक किया, जिसकी वजह से उनकी जान भी बच गई थी। अब इसकी अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट। द एयर प्योरीफायर फ्रोज बिकॉज देयर वॉज अ रेयर एक्लिप्स। यानी कि वो जो एयर प्योरीफायर था वो जम गया था, फ्रोज हो गया था एक रेयर एक्लिप्स की वजह से। यानी एक नॉर्मल एक्लिप्स नहीं था, एक रेयर एक्लिप्स था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, जैसा कि हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी देखा था कि अर्थ के शेडो की वजह से एक रेयर एक्लिप्स हुआ था स्पेस स्टेशन पे, जिसकी वजह से जो एयर प्योरीफायर था वो फ्रोज हो गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब जरा पांचवी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्लैरी बेयर कुड फ्लाई ग्रेसफुली इन द स्पेस स्टेशन। यानी कि स्पेस स्टेशन में जो क्लैरी बेयर थी, कैनरी बर्ड थी, ये बड़े अच्छे से फ्लाई कर सकती थी, परफॉर्मिंग लूप्स इन द एयर, और हवा में कलाबाजियाँ भी दिखा सकती थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि यही चीज़ें हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में देखी थी कि बड़े अच्छे से ये अपने बहुत कम एफर्ट के साथ और अच्छे से उड़ भी पा रही थी स्पेस स्टेशन में, और उसके अलावा ये कलाबाजियाँ भी कर पा रही थी। अब इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ स्टेटमेंट। द स्पेस स्टेशन क्रू वॉज अनइंटरेस्टेड इन क्लैरी बेयर एंड हार्डली नोटिस्ड हर प्रेजेंस आफ्टर शी वॉज डिस्कवर्ड। यानी ये जो स्पेस स्टेशन क्रू था, ये जितने भी लोग थे जो अंतरिक्ष यात्री थे स्पेस स्टेशन में, ये क्लैरी बेयर में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थे। और जब इनको पता चला कि क्लैरी बेयर, ये जो कैनरी बर्ड है, ये इन्हीं के स्पेस स्टेशन में है, उसके बाद भी ये कभी उसको मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, नोटिस नहीं करते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, बल्कि ये तो उसका पूरा ध्यान रखते थे। और अगर कोई वीआईपी वहाँ पर आता था, गेस्ट इनके पास स्पेस स्टेशन में, तो इसकी केयर करते थे, इसको छुपा भी देते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। इसके बाद सेवन स्टेटमेंट देखते हैं। क्लैरी बेयर हैड फेंटेड एंड हैड टू बी रिवाइव्ड विद ऑक्सीजन सप्लाई। यानी कि क्लैरी बेयर बेहोश हो गई थी और फिर उसको जो होश में लाया गया, वो जो ठीक हुई, वो ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हुई। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि रीडिंग वीडियो में भी हमने देखा था, क्लैरी बेयर जब बेहोश हो गई थी तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई दी गई थी, जिसके बाद उसको होश आया था, फिर वो ठीक हो गई थी। अब इसके बाद हम देखेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि पेज नंबर 212 और 213 पे है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया इस क्वेश्चन में हमसे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी चैप्टर से लेकर दो एक्सट्रैक्ट हमें दिए गए हैं। हम एक एक करके इन दोनों एक्सट्रैक्ट्स को रीड करेंगे। उसके बाद इन एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम देखेंगे। तो ये पहला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। ये हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी इसको अच्छे से आपको समझाया था, वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। स्वेन वॉज वन ऑफ अवर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन। जो यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि जो ये स्वेन था, ये इनके स्पेसर्स में से एक था, अंतरिक्ष यात्रियों में से एक था, जो कि इनके कंस्ट्रक्शन मैन जो थे उनमें से, मतलब इसको भी बेस्ट कहा गया है, वन ऑफ द बेस्ट, एंड excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted girders as they floated around in free fall। यानी कि ये जो assorted girders हैं, इनको ये जब जैसे मान लो बिखर गए हैं, फैले हुए हैं, यहाँ तैर रहे हैं, तो इसको ये कलेक्ट करता था। मेकिंग दैम डू द स्लो मोशन 3-dimensional बैलेट दैट वुड गेट दैम इनटू देयर राइट पोजीशंस। यानी जो वहाँ पर जो ये गर्डर्स होते थे, उनको ये स्लो मोशन में 3-dimensional बैलेट में, मतलब ये एक पोजीशन में, सही पोजीशन में इनको सेट करता था। एंड फ्यूजिंग द पीसेस टुगेदर, और पीसेस को एक साथ जोड़ता था। व्हेन दे वर प्रिसाइसली डवटेल्ड इनटू द इंटेंडेड पैटर्न। यानी कि अच्छी तरह से ना हर पार्ट को ये सेट करता था, फिक्स करता था। इट वॉज
अ स्किल्ड एंड डिफ़िकल्ट जॉब, ये एक बहुत ही मतलब स्किल्ड जॉब थी, कोई प्रोफेशनली इसको कर सकता था जिसको इसकी पूरी जानकारी थी, और एक मुश्किल काम था। फॉर अ स्पेस सूट इज़ नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट ऑफ गाप्स इन विच टू वर्क। और ये जो स्पेस सूट होता है, गाप का मतलब जैसे कि रीडिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था, कपड़ा मतलब जो क्लॉथ कह लीजिए, कपड़ा कह लीजिए, और जो स्पेस सूट होता है वो कोई बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है, आरामदायक नहीं होता इस तरीके के कामों के लिए, लेकिन फिर भी वो स्पेस सूट पहनकर ये काम किया करता था। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट स्वेन्स एबिलिटीज़ फ्रॉम हिज जॉब डिस्क्रिप्शन। जिस तरीके का उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया कि वो कैसे काम करता था, कौन कौन से काम उसको करने होते थे स्वेन को, इससे हमें स्वेन की जो एबिलिटीज़ है उनके बारे में क्या पता चलता है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ए ऑप्शन, ही इज़ गुड एट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बट लैक क्रिएटिविटी, यानी वो इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो कर लेता है लेकिन क्रिएटिविटी में उसकी कमी है, नहीं, ये सही नहीं है। बी ऑप्शन, ही पोसेसिस अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इन स्पेस, यानी उसको अंतरिक्ष में, स्पेस में काम करने की बहुत ही अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छी समझ है। तो यही सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ आंसर में ऑप्शन बी आएगा, ही पोसेसिस अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इन स्पेस। स्पेस में काम करने का उसकी बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है उसका काम क्या है और कैसे करना है। सी और डी भी पढ़ रहे थे, हालांकि बी ही सही है। सी, ही स्ट्रगल्स विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन इन स्पेस, ये भी सही नहीं है। ही प्रेफर्स वर्किंग ऑन सिंपलर टास्क रेदर देन द कॉम्प्लेक्स जॉब्स, कि वो मुश्किल जॉब की बजाय सिंपल काम करना पसंद करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी कंक्लूड दैट स्वेन वॉज वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी। हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो स्वेन था वो जीरो ग्रेविटी में काम कर रहा था। तो इसका आंसर देखते हैं। स्वेन वॉज वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी, स्वेन जीरो ग्रेविटी में काम कर रहा था। एज द गर्डर्स ही यूज टू मेक, कि जो गर्डर्स वो बनाता था, दैट फ्लोटेड अराउंड इन फ्री फॉल, जो कि मतलब ऐसे इधर उधर कह सकते हैं कि हवा में तैरते थे उस स्पेस स्टेशन में, ठीक है। रिक्वायर्ड 3 डायमेंशनल बैलेट, और इनको फॉर प्रिसाइज पोजिशनिंग, और इनको सही पोजिशनिंग में लगाने के लिए 3 डायमेंशनल बैलेट की ज़रूरत पड़ती थी। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो स्वेन था वो जीरो ग्रेविटी में काम करता था। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट फॉर बोथ एजर्शन ए एंड रीज़न आर। अब यहाँ पर आपको ये एजर्शन, यानी एजर्शन क्या होता है, स्टेटमेंट, और इसका एक रीज़न दिया गया है। हमें इसके हिसाब से ही चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, एजर्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। स्वेन्स जॉब रिक्वायर्ड हिम टू मेक गर्डर्स परफॉर्म अ 3 डायमेंशनल बैलेट इन स्पेस, यानी कि स्वेन का जो काम था वो ये था कि वो गर्डर बनाता था जिससे कि एक 3 डायमेंशनल बैलेट बनती थी। इसको ध्यान से समझिए कि स्पेस में जो स्पेस स्टेशन होते हैं ये सही से काम कर पाए, बिना रुकावट के काम कर पाए, इसके लिए गर्डर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल टाइप में इनको लगाया जाता है, ठीक है, बैलेंस वगैरह बनाने के लिए जो भी इनका काम होता है। अब यहाँ एक रीज़न भी दिया हुआ है। वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी अलाउज ऑब्जेक्ट टू फ्लोट, यानी कि जब जीरो ग्रेविटी में काम किया जाता है तो वहाँ चीज़ें इधर उधर तैरती हैं। मेकिंग प्रिसाइज पोजिशनिंग मोर चैलेंजिंग, जिससे कि एकदम सही तरीके से सही पोजीशन पे उनको लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो ये स्टेटमेंट थी, जो ये एजर्शन थी, इसमें ये गर्डर्स के बारे में बताया गया है, जो कि 3 डायमेंशनल बैलेट बनाती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है एक ऊपर स्पेस स्टेशन में काम करने के लिए। और जो रीज़न है वो इसी का रीज़न है, यानी जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी ना एजर्शन, इसी का रीज़न दिया हुआ है कि जीरो ग्रेविटी में चीज़ें इधर उधर तैरती है तो उनको सही पोजीशन में लगाना चैलेंजिंग होता है। तो यही काम स्वेन किया करता था गर्डर्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। और ये जो रीज़न है, ये जो आर है, इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और जो रीज़न है वो इसी असर्शन का ही एक्सप्लेनेशन है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और जो रीज़न है यानी कि आर, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए यानी असर्शन का। बी सी डी पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो सही नहीं है। सी पार्ट, ए तो ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है, बट रीज़न फॉल्स है, ये भी गलत हो गया। असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है, दोनों ट्रू है, और रीज़न इसी असर्शन का रीज़न इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ये जो रीज़न है ये इसी असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ना, आउटफिट्स, इसकी जगह कोई और वर्ड रखना, और वो वर्ड इसी एक्सट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए।
तो मैं आपको बता देता हूँ, वो वर्ड है गाप्स। जैसा कि रीडिंग वीडियो में आपको बताया था, गाप्स का मतलब भी होता है कपड़े या क्लोथ्स कह सकते हो, आउटफिट कह सकते हो। तो आउटफिट बोलो या गाप्स बोलो, बात एक ही है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल वोर कलरफुल आउटफिट्स दैट रिप्रेजेंटेड देयर कल्चर। यानी फेस्टिवल्स के दौरान लोग कलरफुल आउटफिट्स पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं जो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउटफिट की जगह आ जाएगा गाब्स, इसका मतलब भी कपड़े ही होता है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल वोर कलरफुल गाब्स, तो आउटफिट की जगह गाब्स आ गया। दैट रिप्रेजेंटेड देयर कल्चर, जो कि और ये कलरफुल कपड़े उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर ये वो एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसमें कि जो नरेटर है वो जिम को बताता है कि हवा में कुछ प्रॉब्लम है। जिम, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द एयर। नरेटर ने जिम से कहा था ना कि जिम, हवा में कुछ प्रॉब्लम है, यानी ऑक्सीजन लेवल कुछ कम हो रहा है। दैट्स वाई क्लैरीबेल पास्ड आउट, इसी वजह से जो क्लैरीबेल है ये बेहोश हो गई है। I have just remembered that miners used to carry canaries down to warn them of gas। और यहाँ पर जो नरेटर है वो ये भी बताता है जिम को कि मुझे एकदम से याद आया कि जो माइनर्स होते थे ये भी अपने साथ कैनरी बर्ड्स को नीचे अपने साथ खदानों में ले जाते थे, माइंस में ले जाते थे, ताकि अगर ऑक्सीजन लेवल में कोई कमी आए, हवा में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इनकी वजह से एक वार्निंग पता चल जाती थी, एक वार्निंग मिल जाती थी, पता चल जाता था कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, लोगों को तो पता नहीं चला, इनको अंतरिक्ष यात्रियों को, लेकिन कैनेबेल जो ये थी, क्लैरेबेल जो ये थी, ये बेहोश हो गई थी। तो इससे एक वार्निंग मिल गई कि हाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तब जिम ने क्या कहा, नॉनसेंस सेड जिम। जिम ने कहा क्या बकवास है। द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ, यानी कि अगर कोई गड़बड़ होती हवा में या ऑक्सीजन लेवल में तो अलार्म से पता चल जाता, हमें अलार्म बज उठते। वी हैव गॉट डुप्लीकेट सर्किट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, और हमने डुप्लीकेट सर्किट्स लगाए हुए हैं, अगर किसी वजह से एक अलार्म नहीं बजेगा तो दूसरा बज जाएगा। तब उसका असिस्टेंट क्या बताता है जिम को, और द सेकेंड अलार्म सर्किट इजंट कनेक्टेड अप येट, यानी कि सेकेंड अलार्म सर्किट तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया था। हिज असिस्टेंट रिमाइंडेड हिम, जिम के असिस्टेंट ने जिम को बताया। दैट शोक जिम, इससे जिम को एक झटका से लगा कि ये गलती कैसे हो गई। ही लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वाइल वे स्टूड आर्गुइंग एंड पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड लाइक अ पाइप ऑफ पीस। जिम तो वहाँ से चला गया, लेकिन राइटर और दूसरे जो स्पेसर्स थे, दूसरे जो अंतरिक्ष यात्री थे, वो वही खड़े रहे, थोड़ी विचार विमर्श करते रहे, और जो ऑक्सीजन बॉटल उनके पास थी वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो वो ऑक्सीजन जो बोतल थी उसको शेयर कर करके यूज़ कर रहे थे कि थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन सब लेते रहें ढंग से। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये ब्लैंक स्पेस को फिल करना है, दो ऑप्शन दिए गए, उनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ लिखना है। अब ज़रा इसको सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। द नरेटर रेफरेंसेस कैनरीज एंड माइनर्स इन ऑर्डर टू डैश। जैसा कि हमने अभी ऊपर एक्सट्रैक्ट में देखा कि जो नरेटर है वो ये कैनरीज का और माइनर्स का जो है वो रेफरेंस देता है कि जो माइनर्स होते हैं वो भी कैनरीज को अपने साथ नीचे ले जाते हैं माइंस में, ताकि अगर कोई ऑक्सीजन लेवल में कमी आए तो उनको वार्निंग मिल जाए। इन ऑर्डर टू, मतलब वो क्यों ले जाते हैं, उसने ये रेफरेंस क्यों दिया, नरेटर ने कैनरीज और माइनर्स का रेफरेंस क्यों दिया। और सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। टू हाईलाइट द हिस्टोरिकल यूज़ ऑफ कैनरीज एज वार्निंग सिस्टम, ये दिखाने के लिए कि कैनरीज को एक वार्निंग सिस्टम की तरह यूज़ किया जाता था। इसको हिस्टोरिकल एक बात थी जिसको वो हाईलाइट करना चाहता था। वैसे यही ऑप्शन सही है। या दूसरा ऑप्शन, एक्सप्लेन द रीज़न दैट कोस्ट क्लैरीबेल टू फेंट सडनली, ना वो ये बताना चाहता था ये बेहोश कैसे होगी। नहीं, सही ऑप्शन है ये वाला। 2 के बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हाईलाइट द हिस्टोरिकल यूज़ ऑफ कैनरीज एज वार्निंग सिस्टम। यानी जब नरेटर ये कहता है कि कैनरीज और माइनर्स का वो जो रेफरेंस देता है तो वो यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता है कि कैनरीज का जो हिस्टोरिकली यूज़ होता था वार्निंग सिस्टम के रूप में। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में आप ये वाला आंसर लिखेंगे। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। जिम इनिशियली डिसमिस द वार्निंग अबाउट द एयर बिकॉज डैश, यानी स्टार्टिंग में जैसे ही नरेटर ने कहा कि हवा में कुछ प्रॉब्लम है तो जिम ने इस बात को डिसमिस कर दिया, इस वार्निंग को, कि हवा में कुछ प्रॉब्लम है। उसने कहा ऐसा नहीं है, बिकॉज। रीज़न क्या है, बिकॉज के बाद आप क्या लिखेंगे, he believed the duplicate alarm circuits would have detected an issue with air। क्योंकि वो ये विश्वास कर रहा था, उसको इस बात पे विश्वास था कि जो डुप्लीकेट अलार्म सर्किट्स लगाए गए हैं वो कोई भी अगर इशू होगा ना एयर में तो उसको वो डिटेक्ट कर लेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि हवा में कुछ प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आप ये वाला आंसर लिखेंगे।
और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जैसा कि हमने रीडिंग वीडियो में भी देखा था कि जो मेन अलार्म था, जो प्राइमरी अलार्म था, वो तो काम नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ इक्लिप्स जैसी सिचुएशन बन गई थी अर्थ की शेडो की वजह से, जिसकी वजह से एयर प्योरीफायर पूरा फ्रोज हो गया था। प्राइमरी अलार्म काम नहीं कर पाया था। लेकिन जिम को ये तसल्ली थी कि हाँ, एक डुप्लीकेट अलार्म सर्किट भी है, अगर मेन अलार्म काम नहीं कर रहा तो वो दूसरा वाला अलार्म काम कर देगा। यही वो रीज़न है जो यहाँ पर हमने लिखा है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डज द फ्रेज शुक जिम mean in the context of the information in the extract। अब यहाँ पर पहले हम जरा ये एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आया था ना दैट शुक जिम, जब उसके असिस्टेंट ने बताया कि दूसरा जो अलार्म सर्किट था वो तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया था, इससे उसको एक शॉक सा लगा था, एक झटका सा लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कहा गया है शुक जिम, इसका यहाँ पर क्या मतलब है? इस एक्सट्रैक्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शुक जिम का क्या मतलब है? जिम वॉज डैश। अब डैश में आप क्या लिखेंगे? ए ऑप्शन फिजिकली पुश्ड बाय समवन, किसी ने उसे पुश किया था, नहीं। बी स्टार्टेड बाय अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, यानी उसको जो ये अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिली थी इससे वो चौंक गया था, झटका सा लगा था, वो हैरान रह गया था मतलब सुन के ये। तो यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन स्टार्टेड बाय अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। इस अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन से वो चौंक गया था। ठीक है, इसी को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया शुक जिम के द्वारा, इससे यही पता चलता है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन तो बी ही है। कोर्ड एंड नीडेड टू वार्म अप, ये भी सही नहीं है। डी ट्राइंग टू शेक ऑफ हिज स्लीपनेस, ये भी सही नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस में आप यही वाला आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द क्रूज एक्शन ऑफ पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड लाइक अ पाइप ऑफ पीस सजेस्ट अबाउट देयर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। जैसा कि हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा कि ये लोग क्या कर रहे थे, जो ऑक्सीजन बॉटल थी वो एक दूसरे को पास कर रहे थे एक पाइप ऑफ पीस की तरह। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्होंने इस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स किया, इससे हमें क्या पता चलता है? तो इसका आंसर देखते हैं। पासिंग दी ऑक्सीजन बॉटल लाइक अ पाइप ऑफ पीस सजेस्ट, यानी कि जो पाइप ऑफ पीस की तरह ये ऑक्सीजन बॉटल एक दूसरे को ट्रांसफर करते जा रहे थे, देते जा रहे थे कि सब ऑक्सीजन ले लो। सजेस्ट द क्रू वॉज कामली कोऑपरेटिंग, कि जो क्रू था वो बड़ी शांति से कोऑपरेट कर रहा था, एक दूसरे का साथ दे रहा था, हफड़ा दफड़ी में नहीं मचे हुए थे, वो शांति से काम कर रहे थे। एंड शेयरिंग रिसोर्सेज टू स्टे सेफ ड्यूरिंग द क्राइसिस, और ये जो मुश्किल आई थी, जो परेशानी आई थी, इसमें वो सेफ रहने के लिए जो उनके पास रिसोर्सेज थे, जो उनके पास ये ऑक्सीजन बॉटल थी, उसको शेयर कर रहे थे। ये हमें यहाँ से पता चलता है, जो ये लिखा गया है पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड लाइक अ पाइप ऑफ पीस, इससे हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। अब इसके बाद देखिए हमसे क्या कहा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द अलार्म, यानी कि अलार्म का क्या पर्पस था। व्हाट हैड कॉज्ड इट्स फेलियर, और ये जो अलार्म था ये फेल क्यों हो गया था, इस अलार्म ने काम क्यों नहीं किया, ये भी हमें बताना है। तो इसके आंसर में हमने लिखा है द अलार्म वॉज मेंट टू डिटेक्ट एयर प्योरीफायर मेल फंक्शंस, यानी कि अलार्म का जो यूज़ था, उसका जो पर्पस था वो ये था कि अगर एयर प्योरीफायर में किसी भी तरह की गड़बड़ होती है, एयर प्योरीफायर में किसी भी तरह की कमी पता चलती है, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा, उसका पता लगाएगा। जैसा कि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन लेवल था वो कम हो गया था, लेकिन ये जो अलार्म था ये इसका पता नहीं लगा पाया था, ये फेल हो गया था। क्यों, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। It failed because a part of the purifier froze during an eclipse। अब यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो अलार्म था ये फेल हो गया था क्योंकि जो ये एयर प्योरीफायर था ये फ्रोज हो गया था, एकदम जम गया था एक्लिप्स की सिचुएशन में। हुआ क्या था कि जो अर्थ की शैडो की वजह से इस पर एक स्पेस स्टेशन में एक एक्लिप्स जैसी सिचुएशन बन गई थी, जिसकी वजह से इस एयर प्योरीफायर का एक पार्ट जो था वो फ्रोज हो गया था, और उसकी वजह से ये जो अलार्म था इसने काम नहीं किया, ये अलार्म फेल हो गया था। एंड द सेकेंड अलार्म सर्किट वॉज नॉट कनेक्टेड, और जो दूसरा अलार्म सर्किट था, जो सेकेंड अलार्म सर्किट था वो कनेक्टेड ही नहीं था। तो यहाँ पर जो आपका मेन जो प्राइमरी अलार्म था वो तो फेल हो गया था, लेकिन जो दूसरा जो सेकेंड अलार्म सर्किट था वो कनेक्टेड ही नहीं था, इसलिए इनको पता ही नहीं चल पाया था कि जो ऑक्सीजन लेवल है उसमें कमी आ रही है, यानी कि हवा में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो इनको पता ही नहीं चला था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। हाउ डज द क्रूज रिएक्शन टू क्लैरिबेल चेंज
ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी, यानी कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी तो ये जो क्रू थे, क्रू मतलब जो ये पूरा स्टाफ था, जो ये स्पेसर्स थे यानी कि अंतरिक्ष यात्री थे, स्टोरी बढ़ने के साथ साथ ये जो क्रूज का जो रिएक्शन था इस क्लैरीबेर के प्रति, इस पक्षी के प्रति, वो कैसे चेंज होता गया ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके आंसर में हमने लिखा है आफ्टर क्लैरीबेर्स डिस्कवरी, जब इनको पता चला कि क्लैरीबेर नाम की छोटी सी ये बर्ड भी इनके साथ है, उसके बाद क्या हुआ, शी बिकेम अ बेलव्ड जनरल पेट, ये उन सबकी प्यारी पालतू बन गई, सब उसको बहुत प्यार करने लगे, स्नेह करने लगे। द क्रू वुड हाइड हर फ्रॉम वीआईपीज टू अवॉइड ट्रबल, यानी कि जब भी कोई वीआईपी इनके स्पेस स्टेशन में आते थे तो ये इसको छुपा देते थे कि उनको पता ना चल जाए। ठीक है, क्योंकि अलाउ नहीं था ना इसको, बर्ड को यहाँ पर लाना, तो ये उसको छुपा देते थे। एंड हर फेंटिंग बिकॉज ऑफ द प्योरीफायर मेड फंक्शन मेड देम वैल्यू हर एज अ लाइफ सेविंग असेट, और वो जो प्योरीफायर मेड फंक्शन हुआ, जब वो जो एयर प्योरीफायर था उसने काम नहीं किया, उससे डिटेक्ट नहीं हो पाया कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा, जिसकी वजह से ये जो क्लैरीबेर थी ये फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई थी, तब इनको पूरे क्रू को, इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को उसकी वैल्यू पता चली कि उसी की वजह से इनकी लाइफ बची थी। तो ये उनके लिए एक लाइफ सेविंग असेट थी, यानी कि इसी की वजह से उनकी लाइफ बची थी, और फिर इनको एहसास हुआ कि ये हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है, कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बेहोश ना हुई होती है बर्ड तो इन्हें पता ही नहीं चलता कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और इन सब की डेथ भी हो सकती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, देखिए, व्हाट डज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी टेल अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अनयूजुअल वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका ये मतलब है कि इस स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है, जहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है, वहाँ पर कुछ कहा गया था जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अनयूजुअल तरीक़ों की जो इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में वो हमें क्या बताता है, उसके महत्व के बारे में हमें क्या बताता है। जैसा कि इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में हमने पढ़ा था कि ये जो इतना पैसा खर्च करके, जैसा कि स्टोरी में बताया गया एंड में, इतना सारा पैसा खर्च करके जो ये सिस्टम बनाया गया, एयर प्योरीफायर में जो मेल फंक्शनिंग होगी, कोई कमी होगी तो पता चल जाएगा, वो काम नहीं किया। लेकिन एक छोटे से पक्षी की वजह से बात पता चल गई कि ऑक्सीजन लेवल में कमी आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कमी पेशी होती है, उसको उनको इस तरीके के अनयूजुअल वे से इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। कि एक तरफ तो इतना लाखों डॉलर, जैसे कि उसमें बताया गया $500,000, $5 लाख लगा के भी जो सिस्टम बनाया गया उसने काम नहीं किया। एक छोटे से पक्षी ने ये चीज़ उनको बता दी, वो जब बेहोश हो गए तो इनको पता चल गया कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देखते हैं। क्लैरीबेर्स फेंटिंग रिवील्ड अ क्रिटिकल इशू, यानी कि क्लैरीबेर जब बेहोश हो गई थी तो इससे एक बहुत ही क्रिटिकल इशू उनके सामने आ गया, एक बहुत बड़ी समस्या का उन्हें पता चल गया। शोइंग दैट unconventional methods like a burst sensitivity can solve problems technology might miss। देखिए, एक होता है कन्वेंशनल मेथड जो कि नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, एक होते हैं अनकन्वेंशनल मेथड जो कि नॉर्मली हम सोचते नहीं लेकिन काम आ जाते हैं। तो जब वो क्लैरीबेर जो थी, जब वो बेहोश हो गई थी तो इससे एक समस्या का पता चला। इस आगे के पार्ट को हम एक बार दोबारा देखते हैं और समझते हैं। और इससे क्या हुआ, शोइंग दैट अनकन्वेंशनल मेथड्स, कि इससे ये पता चला कि जो अनकन्वेंशनल मेथड होते हैं लाइक अ बर्ड सेंसिटिविटी, जैसे कि एक बर्ड की जो सेंसिटिविटी होती है, ऑक्सीजन लेवल में ज़रा भी कमी आई तो वो बेहोश हो गई, कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो एक बर्ड की सेंसिटिविटी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। टेक्नोलॉजी माइट मिस, जिस चीज़ को टेक्नोलॉजी मिस कर जाती है, यानी टेक्नोलॉजी तो इसको मिस कर सकती है लेकिन बर्ड की सेंसिटिविटी यहाँ पर काम आ सकती है। और ये एक अनकन्वेंशनल मेथड है, ये एक अनयूजुअल वे है। तो यही तो स्टोरी के एंड में बताया गया था कि हो सकता है कि अगर फिर कभी कोई स्पेस स्टेशन में जाए तो वहाँ पर उसको ये पक्षी की आवाज़ें सुनाई दे, क्योंकि इस तरीके के इशू के लिए वहाँ पर अब पक्षियों को भेजा जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, यानी इस स्टोरी का जो ये टाइटल है फेदर्ड फ्रेंड, ये कितना सही है, ये हमें जस्टिफाई करना है। तो इसके आंसर में हमने लिखा फेदर्ड फ्रेंड। फेदर फ्रेंड का मतलब होता है पंख वाला दोस्त। फेदर्ड फ्रेंड इज एप्ट, यानी कि ये टाइटल बिल्कुल सही है। बिकॉज क्लैरीबेर अ फेदर्ड बर्ड, क्योंकि जो क्लैरीबेर है जो कि एक पंख वाला पक्षी है, ऑब्वियस सी बात है कि फेदर्ड बर्ड है। केम आउट एज अ ट्रू फ्रेंड, ये एक सच्चे दोस्त की तरह इस स्टोरी में हमें नज़र आता है। बाय सेविंग द क्रू, क्योंकि ये इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाता है।
ब्रांडिंग अफेक्शन विद हर क्रूशल रोल। तो एक तो ये क्रूशल रोल हो गया कि इसने इन सभी की जान बचाई। उसके अलावा ये प्यार और स्नेह का मिश्रण भी दिखाता है। यहाँ पर ब्रांडिंग मतलब होता है मिश्रण, मिलजुल जाना, मिल जाना, या मिश्रण। अफेक्शन मतलब स्नेह या प्यार। तो जब हम कहते हैं फेदर्ड फ्रेंड, तो इसमें एक प्यार और अफेक्शन भी नज़र आता है, और इसके अलावा इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसकी वजह से सबकी जान भी बची। तो ये जो टाइटल है फेदर्ड फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है इस स्टोरी के लिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विदाउट क्लैरीबेल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड। जैसा कि चैप्टर के एंड में हमने रीड किया था, वहाँ पर लिखा आया था ना कि अगर क्लैरीबेल नहीं होती तो हम सब शायद लगभग मर ही गए होते। व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट अबाउट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। तो ये जो लाइन है कि क्लैरीबेल नहीं होती तो हम सब मर ही गए होते, इससे हमें स्पेस में जो लाइफ की अनसर्टेनिटी होती है उसके बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर देखिए, द लाइन विदाउट क्लैरीबेल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड, यानी कि बिना क्लैरीबेल के तो हम सब लगभग मर ही गए होते, हाईलाइट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। इससे हमें यह पता चलता है कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जो लाइफ है वो कितनी नाजुक रहती है, मतलब जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो जान पर बात आ जाती है। वेयर स्मॉल ओवरसाइट्स कैन बी फैटल। और स्पेस में एक छोटी सी भी अगर आप गलती कर देते हैं, छोटी सी भी चूक कर देते हैं, तो वो भी खतरनाक साबित होती है। ये हमें यहाँ पर पता चलता है। क्योंकि हुआ क्या था कि जो एयर प्योरीफायर था, जो उसका अलार्म था, वो काम नहीं कर रहा था, जिससे इनको पता ही नहीं चला कि कुछ हवा में प्रॉब्लम हो गई है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। और उसी टाइम पर फिर जो क्लैरीबेल थी, जो ये पक्षी थी, ये बेहोश हो गई थी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं बर्ड्स। उससे इनको पता चला था कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि स्पेस में जो लाइफ है बहुत ही नाजुक रहती है। फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ इससे पता चलती है स्पेस में, कि स्पेस में लाइफ बहुत ही नाजुक रहती है, हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और छोटी सी भी गलती बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया देखिए, एक्सप्लेन हाउ हैज़ द राइटर प्रेजेंटेड साइंस फिक्शन विद अ टच ऑफ ह्यूमर। यानी कि हमें यह बताना है कि इस स्टोरी में किस तरीके से राइटर ने साइंस फिक्शन को और जो ह्यूमर यानी हास्य होता है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है इस स्टोरी में, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। द राइटर हैज़ यूज्ड ह्यूमर इन डिस्क्राइबिंग क्लैरीबेल्स रूप्स। यानी कि राइटर ने थोड़ा हास्य भी दिखाया है इसमें, जैसे थोड़ी हल्की फुल्की सिचुएशन होती है कि किस तरीके से जो क्लैरीबेल है वो कलाबाजियाँ दिखाती है। उसके अलावा द क्रूज एफर्ट्स टू हाइड हर, और कैसे जब भी कोई वीआईपी उस स्पेस स्टेशन में आते हैं तो ये जो स्पेसर्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ये इसको क्लैरीबेल को छुपा देते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ह्यूमर नज़र आता है। एंड द आयरनी ऑफ अ बर्ड आउटस्मार्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर साइंस फिक्शन भी पता चलता है कि किस तरीके से ये एडवांस टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, वो अलार्म फेल हो जाता है, जिससे पता ही नहीं चल पाता कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लेकिन एक बर्ड की वजह से, एक पक्षी की वजह से पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो एक जो बर्ड होता है वो आउटस्मार्ट कर देता है एडवांस टेक्नोलॉजी को, यानी जो काम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं कर पाती वो ये पक्षी कर जाता है। तो इस तरीके से राइटर ने यहाँ पर इस स्टोरी में प्रेजेंट किया है साइंस फिक्शन को, और उसके साथ साथ ह्यूमर यानी कि हास्य को भी दिखाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया देखिए, हाउ वुड स्वेन रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट लूजिंग क्लैरीबेल एंड फॉर सेविंग द लाइव्स ऑफ द एंटायर क्रू। अब यहाँ पर दो बातें कही गई हैं कि जो स्वेन है वो किस तरीके से फील करेगा, कैसे इस पर विचार करेगा कि ये जो दो एक्सपीरियंस हुए, एक तो कि क्लैरीबेल मर भी सकती थी, ये सोचकर वो कैसा फील करेगा, और दूसरा क्लैरीबेल की वजह से बाकी सभी क्रू की, यानी कि जितने भी अंतरिक्ष यात्री ये थे स्पेस स्टेशन में, इनकी जान बच गई। ये दो चीज़ें सोचकर ये कैसा फील करेगा। तो इसका आंसर देखिए, स्वेन वुड फील रिलीव्ड एंड प्राउड दैट हिज क्यूरियोसिटी सेव द क्रू। यानी कि उसकी वजह से, स्वेन की वजह से, कि स्वेन उस बर्ड को लेकर आया और उसकी वजह से बाद में पूरे क्रू की जान बच गई, ये सोचकर उसे राहत मिलेगी। रिलीव्ड मतलब राहत मिलेगी, और वो प्राउड भी फील करेगा। दो ही माइट रिग्रेट द रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग क्लैरीबेल, लेकिन उसको इस बात का पछतावा भी रहेगा कि वो जो ये रिस्क लेकर क्लैरीबेल को अपने साथ ले आया था बिना किसी को बताए। ठीक है, पछतावा क्यों रहेगा, क्योंकि क्लैरीबेल मर भी सकती थी। एंड गिविंग हर नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब उसको इस बात का पछतावा रहेगा कि उसने क्लैरीबेल को यहाँ पर लाने का जो रिस्क लिया, और उसके बाद उसको क्लैरीबेल लगभग मरने वाली अवस्था में भी पहुँच गई थी, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर वो बेहोश भी हो गई थी। तो एक तरफ अगर उसको राहत महसूस होगी, प्राउड फील होगा कि उसकी वजह से सब लोग बच गए, तो दूसरी तरफ उसको ये पछतावा भी होगा कि उसने क्लैरीबेल को लाने का रिस्क लिया और क्लैरीबेल की जान भी जा सकती थी। तो ये दो तरह की फीलिंग उसके अंदर आ सकती है।
अब इसके बाद हम देखेंगे लेट अस लर्न, जो कि पेज नंबर 214, 215, 216 और 217 पे दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो टू मैच विद द वर्ड्स 1 to 8 दैट फॉलो। यानी कि यहाँ पर इस बॉक्स में हमें कुछ ये एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। ये एडजेक्टिव्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन एडजेक्टिव्स को हमें यहाँ पर ये जो 8 वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा वर्ड है, ये पाथ। पाथ के साथ क्या आएगा, नैरो, क्योंकि क्या होता है नैरो पाथ, ठीक है, NARROW, तो नैरो पाथ। उसके बाद यहाँ पर है वरी। वरी के बाद साथ क्या आएगा, नेगिंग। नेगिंग वरी। नेगिंग वरी का मतलब होता है परेशान करने वाली चिंता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेगिंग। इसके बाद यहाँ पर है प्लान, तो प्लान के साथ आएगा वेग। वेग मतलब जो अनक्लियर होता है, उतना स्पष्ट नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे VAGUE, यानी कि वेग प्लान, ऐसा प्लान जो क्लियर नहीं है। इसके बाद अगला वर्ड क्या है, लुक। लुक के साथ यहाँ पर आएगा शीपिश, जैसा कि चैप्टर में भी हमने देखा था। शीपिश लुक का मतलब जो शर्मिंदगी वाला लुक होता है, ठीक है, जब कोई इंसान शर्मिंदा होता है तो उसके लिए आता है शीपिश लुक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रीज़न, तो इसके साथ आएगा इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, जो स्पष्ट ना हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनएक्सप्लिकेबल रीज़न आएगा यहाँ पर, यानी ना समझ आने वाला रीज़न। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद के साथ क्या लगाएंगे, स्लगिश। स्लगिश मतलब जो स्लोली मूव करता है, यानी जो ट्रैफिक है वो स्लोली मूव कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लगिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है स्लगिश। स्लगिश ट्रैफिक, स्लोली मूव करने वाला ट्रैफिक। इसके बाद अगला वर्ड क्या है, वॉइसेस, तो वॉइसेस के साथ आएगा हश्ड। हश्ड वॉइसेस का क्या मतलब होता है, जो धीमी धीमी आवाज़ें होती है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हश्ड। हश्ड वॉइसेस। इसके बाद है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के साथ आप क्या लिखेंगे, डिलाइटेड। डिलाइटेड एक्सप्रेशन, यानी बहुत ही जो आप मतलब बहुत ही खुश होते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है डिलाइटेड। डिलाइटेड एक्सप्रेशन। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आगे कुछ और भी कहा गया है। नाउ अंडरलाइन द सेंटेंसेस दैट यूज दीज एडजेक्टिव्स इन द टेक्स्ट। अब हमें इसी चैप्टर में से वो सेंटेंसेस दिखाने हैं जिनमें कि ये जो 8 एडजेक्टिव्स हमने देखे ना, इसे नैरो, नेगिंग, वेग, शिपिश एंड जो आगे के देखे टोटल 8, कौन से सेंटेंसेज में ये यूज़ हुए हैं वो सेंटेंसेस बताने। तो पहला सेंटेंस जो कि है, ये सारे हम चैप्टर में से ही ले रहे हैं सारे सेंटेंसेज। देयर वर अ कपल ऑफ नैरो एस्केप्स, तो यहाँ पे नैरो आ गया ना, और नैरो यहाँ पर हमने ये यूज़ भी किया था नैरो, ठीक है ना। ऐसे ही आगे के भी देखते हैं। नेक्स्ट, आई हैड अ नेगिंग हेडेक, नेगिंग आ गया। फिर वेग मेमोरीज ऑफ फिटफुल डिस्टर्ब्ड ड्रीम्स, वेग आ गया। उसके बाद ही केम बैक, कंटिन्यूशन में हमने पूरा नहीं लिखा है, ही केम बैक। फिर आगे विद अ शीपिश एक्सप्रेशन। उसके बाद डोंट बी सरप्राइज्ड इफ़ यू हियर एन इनएक्सप्लिकेबल स्नैच ऑफ बर्ड सॉन्ग, इनएक्सप्लिकेबल आ गया। और कोई सेंटेंस, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। माई माइंड सीम टू बी वेरी स्लगिश दैट मॉर्निंग, स्लगिश भी आ गया। अगला देखते हैं। वी ऑल वेटेड इन हश्ड साइलेंस, हश्ड आ गया। और नेक्स्ट, टू आवर डिलाइटेड सरप्राइज शी रिवाइव्ड एट वंस, यहाँ पे डिलाइटेड भी आ गया। तो इस चैप्टर में से हमने ये सारे सेंटेंसेस भी दिखा दिए जिनमें कि ये एडजेक्टिव्स यूज हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, द वर्ड इंटरकॉम इज़ यूज्ड इन द टेक्स्ट। इस चैप्टर में हमने देखा था ये वर्ड यूज़ हुआ था इंटरकॉम। इट इज़ कॉल्ड अ मर्ज्ड वर्ड। इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, मर्ज्ड वर्ड, एज इट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग द पार्ट्स ऑफ 2 वर्ड्स, इंटरनल एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि 2 वर्ड्स को उनके पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया। इंटरनल और कम्युनिकेशन को मिलाकर क्या बना, इंटरकॉम। इंटर तो यहाँ से आ गया और कॉम यहाँ से आ गया, इनको मिलाकर बन गया इंटरकॉम। मर्ज्ड वर्ड्स आर मेड बाय कंबाइनिंग 2 वर्ड्स। मर्ज्ड वर्ड्स 2 वर्ड्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। अब आगे क्या कहा गया है, कंबाइन द वर्ड्स इन कॉलम 1 विद द वर्ड्स इन कॉलम 2 टू मेक मर्ज्ड वर्ड्स। अब कॉलम 1 में जो वर्ड्स दिए गए, जैसे ये ब्रेकफास्ट, और कॉलम 2 में दिया गया लंच, इनको मिलाकर एक मर्ज्ड वर्ड यहाँ बनाना है। ये पहला पार्ट तो करके दिखाया गया है। तो इनको मिलाकर क्या बना, ब्रंच बना। और इनके मीनिंग जो हमें लिखने हैं वो इस वाले 4th कॉलम में लिखने हैं। राइट अ मर्ज्ड वर्ड एंड इट्स मीनिंग, यानी 3rd कॉलम में तो मर्ज्ड वर्ड आएंगे और 4th कॉलम में इनका मीनिंग आएगा। 1 एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, 1 एग्जाम्पल करके दिखाया गया। ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर बना ब्रंच। ब्रंच का मतलब क्या होता है,
मील ईटन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच आवर्स, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच आवर के बीच में जो खाना खाया जाता है उसको हम ब्रंच कहते हैं। तो ब्रंच एक मर्ज्ड वर्ड है जो दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, या ये कह सकते हैं दो वर्ड्स के पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया है। अब इसके बाद के सारे आंसर हमने लिख दिए हैं। अब देखिए, मोटर और होटल को मिलाकर जो वर्ड बनता है वो होता है मोटेल। मोटेल का मतलब क्या है? होटल फॉर मोटरिस्ट, यानी कि आप मान लीजिए कहीं गाड़ी चलाकर जा रहे हैं रात के समय और आपको ज़रूरत पड़ जाती है कहीं पर रुकने की, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? मोटेल में रुक जाएंगे। ये सड़क के किनारे हाईवे वगैरह होते हैं, उन पर ये बने होते हैं। फिर अगला है स्मोक और फोग। स्मोक और फोग को मिलाकर बनेगा स्मोग। स्मोक की डेफिनेशन यहाँ बताई गई है, इसका मीनिंग पोल्यूटेड एयर कंबाइनिंग स्मोक एंड फोग, यानी कि जब पोल्यूटेड एयर मिल जाती है स्मोक और फोग के साथ तो इसको स्मोग कहते हैं। अब अगला सिचुएशन और कॉमेडी, इसको मिलाकर बनता है सिटकॉम, और इसका मीनिंग बताया गया ह्यूमरस टीवी शो बेस्ड ऑन एवरीडे सिचुएशंस, यानी कि एक मजाकिया टीवी शो जो एवरीडे सिचुएशन पर बेस्ड होता है। फिर है वीडियो और लॉग। वीडियो और लॉग को मिलाकर बना व्लॉग, और व्लॉग के यहाँ पर मीनिंग बताई गई है वीडियो बेस्ड ब्लॉग, यानी ऐसा ब्लॉग जो वीडियो बेस्ड हो उसको कहते हैं व्लॉग। उसके बाद स्पून और फोर्क को मिलाकर बना स्पोर्क, और इसका मतलब क्या है? यूटेंसिल कंबाइनिंग अ स्पून एंड फोर्क, ऐसा बर्तन, ऐसा यूटेंसिल जिसमें स्पून और फोर्क दोनों होते हैं। फिर है वेब और सेमिनार। वेब और सेमिनार को मिला देंगे तो बनेगा वेबिनार, जिसका मतलब है एन ऑनलाइन सेमिनार, यानी ऑनलाइन सेमिनार को हम वेबिनार कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक, यानी इसी चैप्टर से लेकर हमें ये सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले तो हमें इसको रीड करना है और फिर इसी के अकॉर्डिंग ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको फिल भी करना है। इट विल मीन दैट यू आर बीइंग डबली सेफ गार्डेड, यानी कि इसका ये मतलब होगा कि आपके पास दोहरी सुरक्षा होगी, जैसा कि चैप्टर में ये कहा गया था। अब यहाँ पर इस विल पर ध्यान दीजिए। इन द गिवन सेंटेंस विल डिनोट्स डैश पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। विल किसको दिखाता है? पास्ट को, प्रेजेंट को या फ्यूचर को? तो याद रखिएगा जो विल है वो फ्यूचर को दिखाता है, यानी जो भविष्य में होने वाली घटना या काम होता है उसको दिखाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्यूचर, यानी विल फ्यूचर टाइम को दिखाता है, यानी कि आने वाले समय के बारे में बताता है। अब आगे देखते हैं। देर आर सेवरल वेज टू यूज़ वर्ब्स टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ विल का यूज़ करके ही आप इंग्लिश में फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। विल के अलावा और भी कई तरीके से फ्यूचर की बात की जाती है, फ्यूचर को दिखाया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से वर्ब्स को यूज़ किया जाता है। तो वो सारे तरीके यहाँ पर अब हम देखेंगे। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम ऑफ द यूसेज ऑफ फ्यूचर टाइम रेफरेंसेज। यहाँ पर हम वो तरीके देखेंगे जिसमें कि हम फ्यूचर के बारे में कैसे दिखा सकते हैं, फ्यूचर की बात कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेबल में आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम में टेंस दिया गया है, थर्ड कॉलम में इस टेंस का यूसेज बताया गया है और फोर्थ कॉलम में एग्जाम्पल बताया गया है। तो सबसे पहले तो विल ही दिया गया है। ये जो नोट है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले विल के यूसेज को और उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं। व्हेन वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स और डिस्कस पॉसिबल फ्यूचर अकरेंस, यानी कि जब आप फ्यूचर में होने वाले किसी काम के बारे में, फ्यूचर में होने वाली किसी घटना के बारे में बात करते हैं तब आप क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई थिंक द कैलाश हाउस विल विन। मुझे लगता है कि कैलाश हाउस जीत जाएगा, यानी ये आने वाले समय की घटना है, मतलब जो बाद में भविष्य में होगी, तो उसके लिए क्या यूज़ हुआ? विल। अब विल के कुछ और यूज़ भी होते हैं जो यहाँ नोट में बताए गए हैं। नोट ऑल्सो कॉमन इन ऑफर्स, यानी जब आप कुछ ऑफर करते हैं तो उसके लिए विल का यूज़ करते हैं। प्रोमिसेस के लिए विल का यूज़ किया जाता है। एंड ऑर्डर्स एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस, ऐसा ऑर्डर जिसमें कि विलिंगनेस भी शो होती है। ठीक है, या फिर सर्टेनिटी, जब कोई निश्चित काम के बारे में बात होती है तब भी विल का यूज़ किया जाता है। और ऑब्लिगेशंस, जब ड्यूटीज़ वगैरह की बात होती है उसमें भी विल का यूज़ किया जाता है। तो एक्स्ट्रा यूज़ हो गए, और यहाँ पर जो मेन यूज़ बताया गया वो है फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में। अभी जो हमने देखा कि हमने विल का यूज़ किया, ये तो सिंपली आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बता देता है, लेकिन इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर की घटनाओं के बारे में बताने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कैसे, वो अब हम देखते हैं। अब जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे फ्यूचर की बात करने के लिए, तो पहले तो इसका यूसेज देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर ओनली इन सिचुएशंस दैट आर अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्केड्यूल और प्लान्ड एक्शन, यानी जब आप फ्यूचर में होने वाली ऐसे घटनाओं के, ऐसे सिचुएशंस की बात करते हैं जो कि हमारे रेगुलर, मतलब हमारे एक रूटीन होता है, हमारे रेगुलर स्केड्यूल का पार्ट होती है, या फिर कोई प्लान्ड एक्शन होता है, तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, तब भी फ्यूचर की बात ही हो रही होगी। एग्जाम्पल देखते हैं।
माई स्कूल रीओपन्स ऑन 3 जनवरी या 3 जनवरी। मेरा स्कूल 3 जनवरी को ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई विल का यूज़ नहीं हुआ, सिंपल प्रेजेंट है। माई स्कूल रीओपन्स ऑन 3 जनवरी। तो यहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट के द्वारा फ्यूचर में होने वाली बात को बता रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से रेगुलर स्केड्यूल या प्लान्ड एक्शन की बात हो रही है। तो सिंपल प्रेजेंट से भी फ्यूचर को बताया जा सकता है। उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं, इसके द्वारा भी आप भविष्य की किसी बात को बता सकते हैं। कैसे यूसेज देखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। व्हेन वी यूज़ फॉर फ्यूचर एक्शंस एंड इवेंट्स मोस्टली फॉर पर्सनल अरेंजमेंट्स एंड फिक्स्ड प्लान्स। जब आप अपनी कुछ पर्सनल अरेंजमेंट के हिसाब से कुछ बताना चाहते हैं या कोई फिक्स्ड प्लान के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्यूचर की ही बात होती है। जैसे कि माई एग्ज़ाम्स आर गेटिंग ओवर दिस वीकेंड, यानी कि इस वीकेंड पे मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसमें देखिए फ्यूचर की बात हो गई ना, लेकिन बताया कैसे गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरह बताया गया। आर आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ING आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द वेकेशन, यानी कि वेकेशन में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के द्वारा भी फ्यूचर की बात की जा सकती है। अब इसके अलावा गोइंग टू जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें भी फ्यूचर की बात होती है। कैसे? गोइंग टू का यूसेज क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ गो, यानी कि गो का आपने क्या कर दिया, गोइंग कर दिया। दिस इज़ कॉमन इन इनफॉर्मल स्टाइल। इनफॉर्मल स्टाइल में जब आप बोलते हैं ना बातचीत करते समय, तो ये आप यूज़ करते हैं इसको, स्पेशली इन स्पीच और कन्वर्सेशन, स्पेशली स्पीच में या बातचीत करते समय। एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू मोटर बाइक सून, यानी कि जल्दी हमें एक नई मोटर बाइक मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, गोइंग टू का यूज़ किया, और इसमें आप एक आने वाली घटना के बारे में बता रहे हैं कि जल्द ही हमें एक नई मोटर बाइक मिलने वाली है। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो गोइंग टू से भी आप फ्यूचर की बात कर सकते हैं। उसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करके भी आप फ्यूचर की बात कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल, हैव और पास्ट पार्टिसिपल। तो याद रखिएगा कि जब भी ये हैव आ गया, विल के साथ हैव है, तो इसके साथ भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अब इसका यूसेज देखिए। व्हेन वी से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड और कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, जब हम ये कहते हैं कि सर्टेन टाइम इन फ्यूचर में, कि इतने समय बाद या इतने समय तक कोई काम फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर के बारे में ही बताता है। तो इसका एग्जाम्पल, द टीचर सेज, टीचर कहती है, शी विल हैव कंप्लीटेड द पोर्शंस बाय नेक्स्ट मंथ। टीचर कहती है कि वो कुछ पोर्शंस को, कुछ पार्ट्स को नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर चुकी होगी या कर लेगी। तो ये फ्यूचर की बात हो गई ना, फ्यूचर परफेक्ट के द्वारा, क्योंकि विल आया, हैव आया, कंप्लीटेड भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के द्वारा भी आप फ्यूचर की बात कर सकते हैं। इसमें विल होता है, बी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है। ठीक है, इसका यूसेज, व्हेन वी से दैट समथिंग विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर, जब हम ये कहते हैं कि इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या काम हो रहा होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव का या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोलिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बोलिए, बात एक ही है। एग्जाम्पल, दिस टाइम टुमारो आई विल बी रिलैक्सिंग एट होम, यानी कि कल इसी समय मैं घर पे आराम कर रहा होऊंगा। तो आपने क्या किया, फ्यूचर प्रोग्रेसिव के द्वारा मतलब आने वाले समय की एक बात आपने बोली। तो इसमें क्या हुआ, विल भी यूज़ हुआ, बी यूज़ हुआ, और रिलैक्स के साथ ING आ गया। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव के द्वारा आपने फ्यूचर की बात की। इसके बाद है फ्यूचर इन द पास्ट, यानी पास्ट में जब आप फ्यूचर की बात करते हैं, तो इसका यूसेज देखिए। समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट, जब हम कभी पास्ट की बात करते हैं, वी नीड टू मेंशन समथिंग दैट वॉज स्टिल इन द फ्यूचर एट दैट टाइम। तो हम उस समय पे ऐसी कोई चीज़ की बात करते हैं जो उस समय फ्यूचर में होनी थी, उस समय तक हुई नहीं थी। समथिंग दैट नॉट हैपेंड येट, जो उस समय तक हुई नहीं थी। जैसे एग्जांपल आप कहते हैं कि पिछली बार जब तुम मेरे घर आए थे तब मैं मुंबई के लिए निकलने वाला था। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप पास्ट में बता रहे हैं कि एक ऐसा काम जो होने वाला था। तो इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे एग्जांपल के रूप में, यानी पास्ट में फ्यूचर कैसे दिखाएंगे। आई हैड नो टाइम टू शॉप, यानी मेरे पास शॉपिंग का कुछ खरीदने का टाइम नहीं था। एज आई वॉज लिविंग फॉर चेन्नई इन एन आवर, क्योंकि मैं 1 घंटे में चेन्नई के लिए निकलने वाला था। इंस्टेड ऑफ एम लिविंग, यहाँ पर आपने एम लिविंग नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, तो वॉज लिविंग लगाया। ठीक है, कि मेरे पास कुछ भी खरीदने का टाइम नहीं था, क्योंकि मैं 1 घंटे में चेन्नई के लिए निकलने वाला था। और एग्जांपल देखते हैं, 2 एग्जांपल और दिए गए हैं।
लास्ट टाइम आई सो यू, जब लास्ट टाइम मैं तुमसे मिला था, यू वर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए इंस्टेड ऑफ आर गोइंग टू की जगह आपने क्या लगाया, यू वर गोइंग, वर आया ना इधर, यानी पास्ट में आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यू वर गोइंग टू। जब पिछली बार मैं तुमसे मिला तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन 2024 आई अराइव्ड इन अ टाउन वेयर आई वुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि 2024 में मैं एक टाउन में पहुंचा जहां पर मैं अपना पूरा जीवन आगे का बिताने वाला था। तो यहाँ विल स्पेंड की जगह क्या आया, वुड स्पेंड। तो वुड स्पेंड से आपको क्या पता चल रहा है कि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम फ्यूचर को किस किस तरीके से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म के साथ ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। या तो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होगा, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं, या फिर विल का, या फिर गोइंग टू का, टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए आप इनमें से कोई टेंस यूज़ करेंगे, या सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या विल, या गोइंग टू, लेकिन आपको इंडिकेट करना है, दिखाना क्या, फ्यूचर टाइम। तो पहला सेंटेंस देखिए, अवर फ्लाइट डैश, लीव का यूज़ करेंगे अभी हम, एट 10 AM टुमारो। तो एक फिक्स टाइम आ गया ना कि कल एक फिक्स टाइम है 10 AM। तो इसके लिए हमने ऊपर देखा था कि जब फिक्स टाइम की बात होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये था ना रेगुलर, स्केड्यूल्ड और प्लान्ड एक्शन, ठीक है। तो इन चीज़ों का अब आपने ध्यान रखना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम इसको सिंपल प्रेजेंट की तरह यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लीव्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे LEAVES। आवर फ्लाइट लीव्स एट 10 AM टुमारो, यानी कि हमारी जो फ़्लाइट है वो कल 10 बजे की है। उसके बाद दे डैश फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के अंत तक वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो इसको आप अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। आप दे विल फिनिश भी लिख सकते हैं, या फिर दे विल हैव फिनिश्ड भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आप लिखते हैं दे विल फिनिश, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका मतलब क्या बन रहा है कि वे इस हफ्ते के एंड तक अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर लेंगे। लेकिन इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दे विल हैव फिनिश्ड, कि वे इस हफ्ते के एंड तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप दे विल फिनिश लिखना चाहते हैं तब भी सेम मीनिंग है, दे विल हैव फिनिश्ड लिखना चाहते हैं तब भी सेम मतलब है। बस यहाँ पर हैव है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो फिनिश का फिनिश ही आया। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जब फ्यूचर की कोई बात बताना चाहते हैं ना, तो उसको कोई एक तरीका नहीं होता लिखने का, आप अलग अलग तरीके से उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द वेदर फोरकास्ट सेज, यानी कि जो मौसम की भविष्यवाणी है वो बताती है इट डैश रेन लेटर टुडे। तो यहाँ पर आएगा इट विल रेन लेटर टुडे, ठीक है। वेदर फोरकास्ट कहती है कि आज शाम को या रात तक बारिश होगी। अब अगला देखते हैं, वी डैश मूव इनटू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी आर मूविंग, यानी कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के द्वारा फ्यूचर को दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है। वी आर मूविंग इनटू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ हम अपने नए घर में मूव कर रहे हैं, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, आई डैश स्टार्ट माई न्यू हॉबी क्लास नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे को मैं अपनी न्यू हॉबी क्लास स्टार्ट करूँगा या स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई विल स्टार्ट। आप किसी और तरीके से लिखना चाहते हैं तो अपने टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं, विल स्टार्ट भी सही है, और तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये सेकंड पार्ट में एग्जांपल के द्वारा आपको बताया था कि आप दो तरीक़ों से भी इसको कर सकते हैं, उसमें से कोई एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखिए, शी डैश गोइंग टू मॉल शी डैश गो टू द मॉल दिस आफ्टरनून, यानी कि आज आफ्टरनून में वो मॉल जा रही है, जाएगी। तो यहाँ आप लिखेंगे शी इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग टू द मॉल दिस आफ्टरनून, आज आफ्टरनून में वो मॉल जा रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है ना। अब आगे देखिए, द टीम डैश हैव का यूज़ करेंगे, अ मीटिंग एट 3 PM टुमारो। द टीम इज़ हैविंग भी लिख सकते हैं, विल हैव भी लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, द टीम विल हैव अ मीटिंग एट 3 PM टुमारो। और अगर आप चाहें तो विल हैव की जगह यहाँ पर इज़ हैविंग भी लिख सकते हैं, यानी कि कल जो है टीम की जो मीटिंग है वो कल 3 बजे हो रही होगी या होगी। तो आप चाहे तो विल हैव लिखिए, आप चाहे तो द टीम इज़ हैविंग भी लिख सकते हैं।
अगला देखते हैं, आई डैश हेल्प का यूज़ करेंगे यू विद योर होमवर्क आफ्टर डिनर। आई विल हेल्प, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क आफ्टर डिनर। डिनर के बाद मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद करूंगा या करूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम रेफरेंस। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है और आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रेवोल्यूशनाइज, मतलब करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है और इस तरीके से यूज़ करनी है कि फ्यूचर की बात उसमें पता चले, फ्यूचर टाइम पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जो कि इस इमेज से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया, बाय 2040 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डैश रेवोल्यूशनाइज मेडिकल ट्रीटमेंट्स, यानी कि 2040 तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स को रेवोल्यूशनाइज कर देगी, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से, की वजह से। कब तक? 2040 तक। तो फ्यूचर की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो सारे आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे विल हैव रेवोल्यूशनाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? विल हैव रेवोल्यूशनाइज्ड। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। बाय 2040 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव रेवोल्यूशनाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, यानी कि 2040 तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्रांति ले आएगी। अब इसके बाद आगे के सारे आंसर पे हमने लिखते हैं, जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब हम इसको करते जाते हैं। ठीक है, रिसर्चर्स डैश। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? क्योंकि जगह कम है इसलिए आंसर यहाँ लिखा है, रिसर्चर्स आर गोइंग टू डेवलप। ये भी फ्यूचर के बारे में बता रहा है। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जिसको कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ। रिसर्चर्स आर गोइंग टू डेवलप AI पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स दैट, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे? थर्ड, विल ट्रांसफॉर्म। अभी हम इसको एक साथ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ थर्ड पे आप क्या लिखेंगे? ये वाला, विल ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। रिसर्चर्स आर गोइंग टू डेवलप AI पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स दैट विल ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर बाय द एंड ऑफ द डेकेड, यानी कि जो रिसर्चर्स हैं वो इस दशक के, डेकेड मतलब दशक होता है, इस दशक के अंत तक वो AI पावर्ड वाले जो डायग्नोस्टिक टूल है उसको डेवलप कर चुके होंगे, कर लेंगे, जिसकी वजह से जो हेल्थ केयर है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उसका रूप ही बदल जाएगा इस डेकेड के एंड तक। तो सेकंड का आंसर यहाँ पर हमने आपको बता दिया और थर्ड में क्या लिखना है वो भी यहाँ पर बता दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी कहाँ तक हो गया? ये यहाँ तक हो गया, डेकेड तक। नेक्स्ट वीक द इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस डैश टू शोकेस एडवांसमेंट इन AI एंड रोबोटिक्स। तो यहाँ पर है ओपन, तो इसको आप क्या लिखेंगे? इज ओपनिंग। वैसे यहाँ पर भी मैंने आंसर बताया हुआ। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीक द इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस इज ओपनिंग टू शोकेस एडवांसमेंट इन AI एंड रोबोटिक्स, यानी कि नेक्स्ट वीक में ये जो इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस है ये खुलने वाली है। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ का प्रदर्शन करने के लिए? AI और रोबोटिक्स का प्रदर्शन करने के लिए ये खुलने वाली है। तो यहाँ पर भी फ्यूचर की बात हो रही है, जो घटना अभी होने वाली है। अब आगे देखिए, इन द कमिंग ईयर्स रोबोट्स डैश असिस्ट सर्जन्स इन परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, यानी कि आने वाले सालों में जो रोबोट्स होंगे वो सर्जन्स की हेल्प करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने में। तो असिस्ट के लिए यहाँ पर आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? विल असिस्ट, यानी जो ये जो रोबोट्स होंगे ये असिस्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? विल और उसके बाद आएगा असिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी आंसर हमने आपको बता दिया है, विल असिस्ट आएगा 5वें नंबर पे। अब आगे देखिए, ईयर्स एगो एक्सपर्ट्स हैड प्रेडिक्टेड दैट AI वुड रीशेप आवर वर्ल्ड, यानी कि कई साल पहले ही एक्सपर्ट्स ने बता दिया था कि जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारी दुनिया को बदल के रख देगी, उसको रीशेप कर देगी। एंड नाउ एज वी अप्रोच द फ्यूचर, अब जैसे हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे, दिस विल बी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस विल बी आवर न्यू रियलिटी। तो अब ये हमारी एक नई रियलिटी बन जाएगी।
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।